वालेकुम। इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स पीटीबी में नहीं होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट वॉल सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसकी 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लमेला। प्राइमरी सेल वॉल जो है इट इज़ अडेप्टेड टू ग्रोथ। इसका क्या मतलब है कि जो सेल्स होते हैं इनकी वॉल में प्लास्टिसिटी होती है और वो इरिवर्सिबली ग्रो करते हैं। तो जब तक एक सेल ने अपने साइज को इंक्रीज करना होता है तो तब वो प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जब एक दफ़ा सेल जो है ये अपनी ग्रोथ को कंप्लीट कर लेता है तो फिर सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन इनर टू प्राइमरी सेल वॉल होती है। इट मीन्स कि ये प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है। और ये कब बनती है? जब एक सेल अपने मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेता है और फर्दर उसमें कोई ग्रोथ नहीं होनी होती। और ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं जो स्क्लेरन कायमा के सेल्स हैं जो कि प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो स्क्लेरन कायमा में सेकेंडरी वॉल होती है जिसमें लिग्निन डिपॉजिट होता है, तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। जो मिडल लमेला है इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट होता है और एक पेक्टिक एसिड कंपाउंड होता है। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ 100 गैलेक्ट्रॉनिक एसिड। गैलेक्ट्रॉनिक एसिड जो है ये एक मोनोमर है जो कि गैलेक्टोज जो मोनोसेक्राइड से बनता है। इसमें जो कार्बन नंबर 6 होता है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो फिर ये क्या बन जाता है? गैलेक्ट्रॉनिक एसिड। 100 गैलेक्ट्रॉनिक एसिड जो है ये जब यूनाइट होते हैं पेक्टिक एसिड का कंपाउंड बनता है और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलके कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट बनाता है जो मिडल लमेला का इम्पोर्टेंट पार्ट है। मिडल लमेला जो है ये मल्टी सेलुलर प्लांट्स में एक सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पर एक्ट करती है जो कि प्राइमरी वॉल्स को आपस में इकट्ठा रखती है। नेक्स्ट टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें इसकी थिकनेस बताई गई है 7 नैनोमीटर ये थिक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को दो तरह से डिस्कस किया जाता है, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो फ्लूइडिटी होती है मेम्ब्रेन की ये डिपेंड करती है लिपिड कंपोनेंट पे, और लिपिड कंपोनेंट में फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है ये फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर उसके दरमियान में ये लोकेटेड होता है, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया। ये येलो कलर के ये वाले कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं और ये लिपिड बाय लेयर के दरमियान में ये एम्बेडेड होते हैं। एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स, और ये जो लिपिड बाय लेयर है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये ग्लाइकोलिपिड है जो कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के कंबाइन होने से बनता है, और ग्लाइकोप्रोटीन ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंबाइन होने से बनता है। ये दोनों जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये वाली साइड इनर सरफेस है और ये वाली आउटर है, तो मतलब आउटर सरफेस पे ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर और इनर सरफेस दोनों सरफेस का फ़र्क होता है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होती, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इसकी दोनों साइड्स एसिमेट्रिकल होती हैं। इसके अलावा ये जो फाइबर्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के, अगर इन पे गौर करें तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, तो इस डायग्राम में इस चीज़ को आपने फोकस करना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ एसिमेट्रिकल, ये भी आपको मैंने बताया कि दोनों सरफेसेस आइडेंटिकल नहीं होती, और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं ये मोस्टली फंक्शंस को डिटरमिन करते हैं। इट मीन्स के जो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होती हैं या जो कैरियर प्रोटीन्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जैसे कि आपको डायग्राम से दिखाया था कि ये आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होती हैं, और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स जो कि फॉस्फो लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड होते हैं ये मोस्टली एनिमल्स में होते हैं और ये लिपिड बायलेयर को स्टेबलाइज करते हैं। और कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी हैं जिनमें प्रोटीन एंजाइमेटिक होते हैं, और यहाँ पे ये जो एग्जांपल दी गई है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की एग्जांपल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में।
ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड के ऊपर होते हैं, ये मोस्टली सेल मार्कर्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दैट इज़ के ये सेल टू सेल रिकग्निशन करते हैं और जब सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यूज बनाते हैं तो ये इनको आपस में स्टिक भी करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मोस्टली डिटेल जो है वो पीटीबी में और फेडरल में सेम है। जैसे कि पीटीबी में लिखा हुआ है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, और ये फंक्शन जो है ये लिवर के सेल्स परफॉर्म करते हैं। सिंथेसिस ऑफ लिपिड, इसमें ऑयल, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड्स, इसकी सिंथेसिस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा अगर मसल सेल्स में देखें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और उसमें कैल्शियम स्टोर होता है और ये कैल्शियम रिलीज होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सेल सिक्रीशन के साथ इसका फंक्शन है और कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जैसे लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होते हैं। जब सेल डिवाइड करता है प्लांट सेल तो साइटोकाइनेसिस में कुछ वेसिकल्स होते हैं जो कि सेल के बिल्कुल सेंटर में आकर इकट्ठे होते हैं, फ्यूज होते हैं, जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। और फ्रेगमोप्लास्ट जो है इसके अंदर नई सेल वॉल को बनाने वाला मटेरियल होता है। लाइसोसोम, इसकी भी डिटेल जो है पीटीबी की और फेडरल की तकरीबन सेम है, सिर्फ ये एक टर्म यूज़ की गई है सुसाइडल बैग्स, ये लाइसोसोम के लिए यूज़ की गई है। अब लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग डेवलपमेंटल फेज कई दफ़ा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको डिसइंटीग्रेट करना होता है और ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। तो लाइसोसोम बर्स्ट होता है और एंजाइम सारे जो हैं वो साइटोप्लाज्म में बर्स्ट होने के बाद लिबरेट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ये सेल जो है ये डिसइंटीग्रेट होकर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में आ जाता है और फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से ये सेल ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि इस जो लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं ये सेल्स को ख़त्म कर रहे होते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग का नाम दिया जाता है। माइक्रोबॉडीज़, ये कलेक्टिव टर्म यूज़ की जाती है जब पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोक्सिसोम को हम कलेक्टिवली देखते हैं। और जो पेरोक्सिसोम का एक फंक्शन, ये चैप्टर नंबर 13 जो पीटीबी में पार्ट 1 की बुक है उसमें फोटो रेस्पिरेशन का एक फिनोमिना दिया गया है। फोटो रेस्पिरेशन का जो फिनोमिना है ये 3 ऑर्गेनेल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम में जो स्टेप होता है उसमें ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में और जो इसमें एंजाइम होते हैं वो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम्स की हेल्प से ये सब होता है। वैक्यूल, प्लांट में सेंटर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और इसकी मेम्ब्रेन को डोनोप्लास्ट कहते हैं और जो वैक्यूल के अंदर सोल्यूशन होता है उसको सेल सैप का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसकी भी जो डिटेल है वो पीटीबी और फेडरल की सेम है। इसमें थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों की सिमिलैरिटी किसके साथ है? बैक्टीरिया के साथ है। ये दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेले हैं क्योंकि इसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए भी है और स्मॉलर साइज का राइबोसोम। जैसे कि बैक्टीरिया में भी स्मॉलर साइज का 70S राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम्स होते हैं। और अगर सेल फ्रैक्शनेशन के ज़रिए से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को बड़े तरीके से जो है वो आइसोलेट किया जाए तो ये दोनों, इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये सेल से बाहर आर्टिफिशियल मीडियम में भी सर्वाइव कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एग सेल अगर देखा जाए तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जबकि स्पर्म सेल उसके हेड में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। तो इसका मतलब है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद जो सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये एग सेल से ही डिराइव किए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है ये डिराइव होता है प्रोप्लास्टिड से। प्रोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट भी बनता है और ल्यूकोप्लास्ट भी बनता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है इसमें ये स्टोरेज के लिए होता है। अगर इसमें प्रोटीन स्टोर होती है तो उसे प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं, अगर लिपिड स्टोर होती है तो इलेयोप्लास्ट कहते हैं और अगर स्टार्च स्टोर होती है यानी कार्बोहाइड्रेट तो इसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं।
क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जो चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा बताई गई है, एक तो थिलाकोइड्स जो हैं ये इस तरह से स्टैक की फॉर्म में अरेंज होने के बाद ग्रेनम बनाते हैं, और वो थिलाकोइड जो कि जिनको हम कहते हैं कि ये लार्ज थिलाकोइड्स हैं, ये थिलाकोइड्स दो ग्रेनम को आपस में मिलाते हैं, उनको क्या कहते हैं, लार्ज थिलाकोइड्स। और स्मॉल थिलाकोइड्स जो हैं वो कहते हैं जो कि आपस में स्टैक की फॉर्म में अरेंज होने के बाद ग्रेनम बनाते हैं। ये वाला एक एक्स्ट्रा टर्म यूज़ की गई है जो कि फेडरल की बुक में यूज़ की गई है। सेंट्रियोल्स ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेले हैं। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेले में जो बाकी आते हैं वो जिस तरीके से राइबोसोम्स है वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है। सेंट्रियोल भी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेले है और ये मेनली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। और जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स हैं, वाटर मोल्ड्स हैं, उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन जो है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसका डायामीटर दिया गया है 25 नैनोमीटर और इसकी लेंथ 0.2 से 25 माइक्रोमीटर है। जो प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स में होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, और जो ट्यूबुलिन है इसका स्ट्रक्चर डायमर है, यानी कि इसके दो पार्ट्स होते हैं जैसे कि इसमें नज़र आ रहे हैं आपको, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है और ये इसके दो सब यूनिट हैं, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इसको डाइमर का नाम दिया गया है। और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल में जो प्रोटीन होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। प्लांट सेल्स में जब एक सेल डिवाइड करता है तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही ऑर्गेनाइज होने के बाद स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं, जबकि एनिमल सेल में माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल बनाती हैं, सीलिया और फ्लैजेला और इनकी बेसल बॉडी। बेसल बॉडी वो पोर्शन होता है सीलिया और फ्लैजेला का जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। माइक्रोफिलामेंट्स इनका दूसरा नाम जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स भी है और इसका डायमीटर 7 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। और ये दो एक्टिन चेन से मिलकर बनता है और दो ट्रोपोमायोसिन चेन और ट्रोपोनिन की 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक एक्टिन के साथ अटैच होता है, एक ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है और एक कैल्शियमाइंस के साथ अटैच होता है। और अगर हम मसल्स के लिहाज से देखें तो मसल में भी ये एक्टिन प्रोटीन होती है और वहाँ पर हम इसको ये मायोफिब्रिल्स बनाते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, जबकि सेल में ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट में हेल्प करती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसका डायमीटर इंटरमीडिएट होता है जो कि हमें पीछे दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स पड़े हैं उनसे डायमीटर इंटरमीडिएट है, 8 to 10 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। और जो ये एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान में इसका डायमीटर है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसका नाम है फाइमेंटिन प्रोटीन होती है। फाइमेंटिन जो है ये चेन की फॉर्म में होती है और लीनियरली ये अरेंज होती है। Each intermediate filament is composed of 3 chains of the fimentin which are twisted about each other। और इसकी डायग्राम जो है ये नेक्स्ट हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इनकी डायग्राम्स को। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है। और इन सब की जो इसमें एक्टिन प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इसकी प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन है जिसके दो सब यूनिट होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है इसमें जो प्रोटीन है वो फाइमेंटिन प्रोटीन है। यहाँ पर एडिशनली भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो मसल सेल्स होते हैं उसमें माइक्रोफिलामेंट्स को ही मायोफिलामेंट्स कहते हैं और इसमें थिन और थिक मायोफिलामेंट्स होते हैं, जिस तरह के बीटीपी में पार्ट 2 में 16 चैप्टर में इन सब की डिटेल दी गई है मायोफिलामेंट की।
और जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो एक्टिन के फिलामेंट्स होते हैं, जो थिक फिलामेंट्स होते हैं वो मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं। सीलिया और फ्लैजेला का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बताया गया कि सीलिया और फ्लैजेला जो है इन दोनों का कॉमन स्ट्रक्चर है और ईच कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सोनीम, और एक्सोनीम जो है ये साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको एनक्लोज करते हैं। एक्सोनीम इज मेड अप ऑफ अ बंडल ऑफ 11 लॉन्गिट्यूडिनल माइक्रोट्यूब्यूल्स। 11 किस तरह से बनते हैं? 9 पेरिफेरल और ये डबलेट्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। ये फ्लैजेला का अगर आप देखें तो इसमें ये दो नजर आ रहे हैं और ये इनको हम पेरिफेरल कहते हैं। ये टोटल 9 होते हैं और सेंटर में ये 2 प्रेजेंट होते हैं। तो ये आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये वाली जो कि डबलेट के फॉर्म में होती हैं, और ये इनर है, तो इसको लिखते हैं 9+2। सेंटर वाला जो पोर्शन है इसको एक्सोनीम कहते हैं और इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म की लेयर आ जाती है और इस तरह से ये पूरा सीलिया या फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सेंटर वाले 9+2 की अरेंजमेंट होती है, जबकि सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल में ये ट्रिपलेट होता है। सीलिया और फ्लैजेला में ये बाहर ये डबलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और जो सेंट्रियोल है उसमें ये ट्रिपलेट होती है। जो बेसल बॉडी है इसका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल से मिलता है। बेसल बॉडी वो स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्बेडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये सेंट्रियोल स्ट्रक्चर जैसा होता है। और जो बाहर सीलिया या फ्लैजेला का पोर्शन होता है वो 9+2 की अरेंजमेंट होती है। 9 डबलेट ये पेरिफेरल और सेंटर में ये 2 होते हैं। तो आगे यही बताया गया 9+2 का। बट सीलिया एंड फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम देयर बेसल बॉडीज, और बेसल बॉडी वो स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, और बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रियोल से मिलता है। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और दोनों मेम्ब्रेन्स जो हैं ये पैरेलल रन करती हैं, और जहाँ पर ये दोनों आपस में ज्वाइन करती हैं वहाँ पर न्यूक्लियर पोर बन जाता है। और न्यूक्लियर पोर जो है ये ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड फ्रॉम न्यूक्लियस टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म की जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें एंजाइम्स हैं, डीएनए, आरएनए, पॉलीमरेज, ये ज़्यादा एंजाइम्स हैं। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसके ज़रिए से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, और बाकी फिनोमिना होते हैं। कुछ मेटल आयंस हैं, मैग्नीशियम जो कि सिंथेसिस डीएनए और आरएनए में हेल्प करते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। तो इस तरह से जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है। जो सीव ट्यूब सेल्स हैं प्लांट के और रेड ब्लड सेल्स एनिमल के, ये ऐसे सेल्स हैं जो कि मेच्योरिटी के ऊपर जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें एट अ टाइम 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिसको बायोन्यूक्लिएट कहते हैं, और वो सेल्स जिसमें 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं उन्हें मल्टी न्यूक्लिएट या सिनोसिटिक सेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और ये न्यूक्लियोलस जो है ये सिंगल भी प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे न्यूक्लियस जिसमें 2 न्यूक्लियोलाई होते हैं लेकिन कई दफ़ा वो आपस में मर्ज होकर सिंगल न्यूक्लियोलस की फॉर्म में आ जाते हैं। क्रोमाटिन और क्रोमोसोम का इसमें डिफरेंस दिया गया है। क्रोमाटिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क की फॉर्म है। डीएनए और प्रोटीन इसकी केमिकल कंपोजिशन है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन यही क्रोमाटिन थिक होकर किस फॉर्म में आ जाता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। जो हर क्रोमोसोम है
उसमें क्रोमाटिड्स होते हैं। क्रोमाटिड्स किसको कहते हैं? आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये आर्म्स जो हैं ये सेंट्रोमियर के साथ अटैच होती हैं। सेंट्रोमियर को ही प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर, इसके साथ स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होता है। और कई दफ़ा कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें सेंट्रोमियर के अलावा भी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है, उसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है इसका भी ख़ास फंक्शन होता है। इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रिचुअल भी कहते हैं या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, क्योंकि ये इंटरफेस में न्यूक्लियोलाई की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। पीछे जो न्यूक्लियस की डायग्राम दी गई है इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये साइटोप्लाज्म की तरफ जो इसकी साइड है ये कंटिन्यूस होती है विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन है इस पे भी राइबोसोम्स होते हैं और ये इस डायग्राम में आपको नजर भी आ रहा है। ये वो कुछ की पॉइंट्स थे जो कि फेडरल की बुक में थे और पीटीपी में नहीं, जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अल्लाह हाफिज़।